नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार दस्तावेज है। हम्म। ये महात्मा गांधी की 1909 की किताब हिंद स्वराज पर एक टिप्पणी है। और ये टिप्पणी मतलब अपने आप में एक धमाका है। कुछ ही लाइनों में एक बहुत बड़ा दावा करती है। बिल्कुल, और वही दावा आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। टिप्पणी में लिखा है कि हिंद स्वराज महज एक किताब नहीं बल्कि भारत के भविष्य का खाका है। हाँ। अब देखिए, 1909 में लिखी गई एक किताब आज के भारत के भविष्य का नक्शा कैसे हो सकती है? ये दावा मतलब थोड़ा अजीब भी है और साहसी भी। सही बात है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि इस स्रोत के मुताबिक वो कौन सी बातें हैं जो इस किताब को इतना इतना प्रासंगिक बनाती हैं। और ये समझना जरूरी है कि 1909 का समय कैसा था। आजादी की लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन ज्यादातर बहस आप देखिए इस पर होती थी कि अंग्रेजों से ज्यादा अधिकार कैसे मिले, अच्छा। काउंसिल में ज्यादा सीटें कैसे मिलें। हम्म। यानी लड़ाई सिस्टम के अंदर रह के ही लड़ी जा रही थी। तो उस माहौल में किताब आती है जो कहती है असली समस्या सिस्टम में नहीं, सिस्टम की सोच में है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के पहले बड़े दावे से शुरू करते हैं, भविष्य का खाका। है तो। खाका या ब्लूप्रिंट का मतलब सिर्फ एक विचार नहीं होता, हम्म। उसका मतलब होता है एक पूरी योजना, एक नक्शा। एकदम। और स्रोत यही इशारा कर रहा है। गांधी सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि भारत को आजाद होना चाहिए, वो इस सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत कैसा दिखना चाहिए। अच्छा। क्या वो सिर्फ एक ऐसा देश होगा जहां शासक भूरे चेहरे वाले होंगे, लेकिन तौर तरीके, कानून, समाज की बनावट सब अंग्रेजी ही होगी? स्रोत के मुताबिक हिंद स्वराज इसी का जवाब है। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नए समाज की बुनियाद का नक्शा है। ठीक है, पर यह थोड़ा अमूर्त सा लगता है। नए समाज का नक्शा। अगर ये एक नक्शा है तो इसकी दीवारें, इसकी नींव, वो किन चीजों से बनी है? स्रोत के हिसाब से इस खाके के मुख्य बिंदु क्या हैं? यहीं पर ये किताब क्रांतिकारी हो जाती है। गांधी के इस खाके की नींव इस बात पर टिकी है कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, जिसे वो मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते थे, वो असल में एक बीमारी है। एक बीमारी? हाँ, वो मानते थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम इसलिए नहीं बनाया कि वो ज्यादा ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि हम उनकी सभ्यता की चकाचौंध में मतलब अंधे हो गए थे। एक मिनट, मतलब वो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि पूरे पश्चिमी मॉडल के ही खिलाफ थे। जैसे कि ट्रेनें, अदालतें, अस्पताल। बिल्कुल। उनके लिए ये तरक्की के निशान नहीं थे, बल्कि गुलामी के औजार थे। औजार? हाँ। मिसाल के तौर पर वो कहते थे कि रेलवे ने भारत को एक करने के बजाय अंग्रेजों को हमारे देश के कोने कोने तक जाकर लूटने में मदद की। अच्छा। उन्होंने अकाय और बीमारियों को ज्यादा फैलाया। ये तो बहुत ही मतलब अलग नजरिया है। हम तो हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि रेलवे अंग्रेजों की भारत को देने। हाँ। और अदालतों के बारे में क्या? वो तो इंसाफ के लिए होती है। गांधी का तर्क था कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे गांव में पंचायती व्यवस्था थी, लोग आपस में मसले सुलझा लेते थे। सही बात है। वकीलों और अदालतों ने लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे झगड़े सालों तक चलने वाले मुकदमों में बदल गए और लोगों को कंगाल बना दिया। उनके मुताबिक ये इंसाफ नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने का एक तरीका था। और इसी तरह वो डॉक्टरों पर भी सवाल उठाती थी कि वो हमें अपने शरीर का ध्यान रखने और संयम बरतने के बजाय दवाइयों पर निर्भर बनाते हैं, जिससे हम अंदर से कमजोर होते जाते हैं। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि स्रोत इसे खाका क्यों कह रहा है। हाँ। ये सिर्फ सतही बदलाव की बात नहीं कर रहा है, तो समाज की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलने की बात कर रहा है। बिल्कुल। ये तो एक तरह से आज की आधुनिक दुनिया को पूरी तरह से नकारना हुआ। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ अंग्रेजों को हटाने का प्लान नहीं था, ये उस अंग्रेजियत को हटाने का प्लान था जो हमारे मन में घर कर गई थी। और यहीं से इस खाके का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, असली आजादी का विचार। हाँ। क्योंकि अगर आप एक नया समाज बनाना चाहते हैं, तो आपको ये भी बताना होगा कि उस समाज में व्यक्ति की आजादी का मतलब क्या होगा। हाँ, ये शब्द असली आजादी ध्यान खींचता है। जाहिर है, अगर कोई असली आजादी है तो कोई नकली आजादी भी होगी। तो स्रोत के मुताबिक उस समय लोग जिसे आजादी समझ रहे थे, वो नकली कैसे थी? देखिए, उस दौर में ज्यादातर लोगों के लिए आजादी का मतलब था सत्ता का हस्तांतरण। यानी अंग्रेज जाएं और भारतीय आ जाएं। हाँ, व्हाइट हॉल की जगह दिल्ली से शासन चले। गांधी के लिए ये महज धोखा था।
वो इसे कहते थे इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिशमैन। अंग्रेजी राज बिना अंग्रेजों के। बिल्कुल। मतलब वही पुलिस, वही फौज, वही शोषण करने वाली आर्थिक नीतियां, वही अदालतें, बस चलाने वाले लोग बदल जाएं। हाँ, इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और गांधी इसी को नकली आजादी कह रहे थे। उनके लिए असली आजादी का मतलब था स्वराज। स्वराज। हाँ, और स्वराज का मतलब सिर्फ सेल्फ रूल नहीं था। इसका गहरा मतलब था खुद पर राज। खुद पर राज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था अपनी इच्छाओं पर, अपने लालच पर, अपने गुस्से पर, अपनी इंद्रियों पर राज करना। अच्छा। गांधी का मानना था कि जो इंसान खुद का गुलाम है वो आजाद कैसे हो सकता है, भले ही उसका देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र क्यों ना हो। असली आजादी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब देश का हर नागरिक आत्मनियंत्रित और नैतिक रूप से मजबूत होगा, तभी वो समाज सही मायनों में आजाद होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? आज की दुनिया में जहां देशों की ताकत, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सेना से नापी जाती है, वहां क्या कोई देश सिर्फ नैतिक बल पर टिक सकता है? क्या ये खाका आज के समय में व्यावहारिक है? ये सवाल बहुत जरूरी है और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी चुनौती भी है। गांधी के आलोचक हमेशा यही कहते थे कि ये अव्यावहारिक है। हाँ। लेकिन गांधी का तर्क अलग था। उनका कहना था कि साधन और साध्य यानी मीन्स एंड एंड वो अलग नहीं हो सकते। अच्छा। अगर आप एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव हिंसा और अन्याय पर नहीं रख सकते। सही बात है। अगर आपका समाज उपभोक्तावाद और लालच पर आधारित है तो आप उससे संतोष और सादगी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो हाँ, यह आदर्शवादी है, लेकिन गांधी के लिए यही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता था। बाकी सब रास्ते अंत में विनाश की ओर ही ले जाते हैं। तो अगर हम इन दो विचारों को जोड़े, समाज का एक नया खाका और असली आजादी की परिभाषा, तो तस्वीर ये बनती है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जो आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित हो, जहां लोग सादगी से रहें और जहां हर व्यक्ति नैतिक रूप से इतना मजबूत हो कि उसे बाहरी कानून या पुलिस की जरूरत ही कम पड़े। बिल्कुल, यही हिंद स्वराज का सार है। एक ऐसा भारत जो पश्चिम की नकल न हो, बल्कि अपनी जड़ों की ताकत पर खड़ा हो। जहां विकास का मतलब ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा उपभोग नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण हो। ये अपने समय से इतनी आगे की सोच थी कि तब के कई बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसे खारिज कर दिया था। और शायद इसीलिए स्रोत इसे आज भी भविष्य का खाका कह रहा है। हो सकता है, क्योंकि जिन समस्याओं की तरफ गांधी 1909 में इशारा कर रहे थे, वो राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी तो खत्म नहीं हुई। आज हम पर्यावरण विनाश, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और उपभोक्तावाद के जिस जाल में फंसे हैं, क्या ये उसी नकली आजादी का नतीजा नहीं है जिसके बारे में वो आगाह कर रहे थे? इससे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा। हिंद स्वराज सिर्फ अंग्रेजी राज पर एक टिप्पणी नहीं थी, ये आधुनिकता के उस पूरे विचार पर एक मौलिक सवाल था जो मानता है कि इंसानियत की हर समस्या का समाधान तकनीक और ज्यादा उत्पादन में है। गांधी पूछ रहे थे कि क्या आपने सब कुछ पा लिया लेकिन अपनी आत्मा ही खो दी, तो उसका क्या फायदा? तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हिंद स्वराज को सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब के तौर पर नहीं देखता। नहीं, ये इसे 3 स्तरों पर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में पेश करता है। पहला, ये एक दूरदर्शी निदान है जो आधुनिक सभ्यता की बीमारियों की पहचान करता है। हाँ, ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं बताती, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाती है। दूसरा, ये असली आजादी को फिर से परिभाषित करता है। आजादी को एक अधिकार से ज्यादा एक जिम्मेदारी और एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखता है। सही कहा, ये आजादी को पाने की चीज नहीं बल्कि बनने की प्रक्रिया मानती है। और तीसरा, ये एक वैकल्पिक समाज का खाका पेश करता है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या गलत है, बल्कि ये भी बताता है कि सही क्या हो सकता है और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और ये तीनों चीजें मिलकर इसे एक ऐसा दस्तावेज बनाती हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ये हमें तैयार जवाब नहीं देता, लेकिन ये हमें सही सवाल पूछने के लिए उकसाता है, जैसे कि विकास किसके लिए, कीमत कौन चुका रहा है, और क्या हम सच में आजाद हैं? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमारे पास जो स्रोत है वो ये साफ कर रहा है कि हिंद स्वराज को एक पुरानी किताब समझकर म्यूजियम में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये 100 साल से भी पहले लिखा गया एक विचार है जो आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ये भविष्य का खाका है।
और ध्यान दीजिए, वो कहता है खाका है, खाका था नहीं। अच्छा, वर्तमान काल का इस्तेमाल ये बताता है कि इसकी जरूरत आज भी उतनी है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है जो 15 अगस्त 1947 को घट गई। नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक क्रांति है। स्रोत के मुताबिक असली बदलाव सिस्टम बदलने से नहीं, सोच बदलने से आता है। और ये बदलाव हर व्यक्ति के स्तर पर शुरू होना चाहिए। हाँ, और यहीं पर ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। या अगर 1909 में लिखा गया ये विचार आज भी भविष्य का खाका माना जा रहा है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब यह है कि 75 साल की राजनीतिक आज़ादी के बाद भी हम उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं, उन्हीं दुविधाओं में फंसे हैं, जिनसे निकलने का रास्ता गांधी ने तब दिखाने की कोशिश की थी? क्या विकास का हमारा मॉडल, आज़ादी की हमारी समझ और हमारे समाज की दिशा आज भी उसी अंग्रेजियत से प्रभावित है जिसे गांधी असली गुलामी मानते थे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।